नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो 50 क्वेश्चन यानी 10 से 15 मिनट के अंदर करेंगे और पूरा रिवीजन हो जाने वाला है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जीके ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बिना रुके बहुत ध्यान से कर लेना। 50 क्वेश्चन से पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, और देखिएगा अंत तक कितना जबरदस्त आप अपने आप को बेहतरीन फील करोगे। बहुत पॉजिटिव अंदर आएगी आपके। पहला क्वेश्चन, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में स्थित है? तो दोस्त याद रखिएगा, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 कही जाती है। पहले वेदों की संख्या 3 कही जाती थी, बाद में अथर्व वेद जुड़ गया। यहां पर यजुर्वेद दोस्त कौन सा है? तो गद्य व पद्य का वेद यजुर्वेद कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखें, यानी गद्य पद्य में दोनों में यूज होता है। कौन सा वेद भारतीय संगीत का प्राचीनतम स्रोत है? तो संगीत का वेद कहा जाता है सामवेद को। और सामवेद में बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर हम संगीतज्ञ के प्रदर्शन के बारे में सोचते हैं। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की बात करें। थर्ड क्वेश्चन में बहुत बार एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई मंडल कितने हैं, सूक्त कितने हैं, मंत्र कितने हैं। तो भाई तीनों चीजों को एक साथ में हम जान लेते हैं कि ऋग्वेद जो है पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है और उसमें कितने मंडल हैं? तो हम कहेंगे 10 मंडल में विभाजित है ऋग्वेद। सूक्त कितने हैं? तो 1028 इसमें जो है सूक्त है, ठीक है ना। और मंत्र कितने हैं? तो मंत्र भाई भी नोट कर लो फटाफट। तो याद रखना है, ये चीजें भूलनी नहीं, जिसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं आर्य लोग हैं, ठीक है, मध्य एशियाई क्षेत्र के। क्वेश्चन नंबर 5, पंचम वेद किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन कई बच्चों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमने भी जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमें भी नहीं पता था। सिंपल सी बात है कि जब हम चीज़ों को रिवीजन में लाते हैं, पढ़ते हैं नई नई चीज़ें, तभी हमें पता होती हैं। हमने तो भाई वेद को 3 पढ़ा था, बाद में आया एक जुड़ गया अथर्ववेद, तो वेद 4 हो गए। अब पंचम वेद किसे कहा जाता है? अगर एग्जाम में आ जाए और बिना पढ़े, तो आंसर होगा पुराणों को। पुराणों को पंचम वेद माना जाता है भारतीय संस्कृति में। पुराणों की संख्या कितनी है? बात है पुराणों की संख्या है 18। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? ध्यान दीजिएगा, उपनिषदों की संख्या है 108 है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति में जानी जाती है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? अष्टाध्यायी की रचना किसने करी? तो नवीनतम स्मृति है देव स्मृति, और प्राचीनतम अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। अष्टाध्यायी की रचना किसने करी है? महर्षि पाणिनि ने करी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे साल का जीके, करंट अफेयर और रात के 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी प्राप्त करने के लिए सभी बहनें सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली वीडियो हमने आपसे बोला है कि ऐसी वीडियो आ रही है जिसमें सब कुछ मिलेगा एक वीडियो में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र को भी भाई जान लेते हैं, यह ऋग्वेद से लिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए और देख लेते हैं कि भाई भारतीय दर्शन में, यानी अगर भारतीय दर्शन को शास्त्र कहा जाता है, क्वेश्चन में अगर ये लिखकर आ जाए कि भारतीय दर्शनों की संख्या कितनी होती है, परेशान हो जाओगे आप। लेकिन शास्त्र आपको पता है, तो भारतीय शास्त्रों की संख्या कितनी है? 6 है ना, क्लियर है। योग दर्शन के संपादक कौन है? तो योग दर्शन के संपादक है पतंजलि। असतो मां सदगमया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये कहां से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, अगर लाइन लिखकर आ जाए और वेदों की संख्या यानी ऑप्शन में हो तो आप मार दीजिएगा। वेदों की संख्या किसे कितनी कहा जाता है? तो 3 नहीं 4 कहा जाता है, क्योंकि 4 वेद अब वर्तमान में हैं। बाद का वेद किसे कहा जाता है? तो बाद का वेद कहा जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को रचित किसने किया? अथर्वा ऋषि, ठीक है ना। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे कहा जाता है? जवाब दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो यहाँ पर क्लिक की बात करेंगे तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एग्जाम में, बड़े एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा इसको भी नोट किया जाए,
ठीक है ना। चलिए, किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वधू का मूल्य लिया जाता है वो है असुर विवाह, ठीक है। वधू का मूल्य लिया जाता है, तो ये वधू का मतलब है यहाँ पर यानी विवाह योग्य कन्या। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य और अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि। अगला क्वेश्चन 21, इंडिका के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया है? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। क्लियर है। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी मेगास्थनीज जो है वो कौन ऐसा दूत था, यानी कौन सा ऐसा दरबार था? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई किसका दूत था मेगास्थनीज? तो सेल्यूकस निकेटर का था। और चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी जो है क्या हुई थी? उसकी जो है फाइट हुई थी। आप सिंपल सी बात है, आप इतिहास काल में जब जाते हो तो ये तीन नाम आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। किसके दूत के रूप में? सेल्यूकस निकेटर। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, है ना। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो है अशोक आप सभी जानते हो और एक महान शासक कहलाया, और महेंद्र यानी उसका जो है पुत्र महेंद्र है और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा? श्रीलंका में भेजा। और याद रखिएगा बौद्ध प्रदर्शन के लिए। और क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? तो श्रवणबेलगोला जो है आपका क्या कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ेगा। आप जानते हो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, मौर्य जो है सम्राट है। चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये क्वेश्चन देखो, पहला तो मौर्य सम्राट सबको पता होता है, लेकिन अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये है बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ के साथ। और महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएंगे। क्लियर है। चले 29 कह रहा है पतंजलि किसके दरबार में था? पतंजलि, क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि भाई पतंजलि, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। और पतंजलि किसके दरबार में थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। टोडा जनजाति, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। और भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप है? तो याद रखो कि भारत का जो देशांतर है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत का जो देशांतर है वो कहीं ना कहीं ये आपका भारत है, यहां से गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये इलाहाबाद नैनी को यहाँ पर बीच में काटता है। तो हम कह सकते हैं कि यहीं पर इसका मानक समय है, जो हम कह सकते हैं ग्रीनविच यानी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? असम में है। और सबसे अच्छी वाली चाय कहाँ पर मिलती है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ पर किया जाता है? भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है इंग्लैंड में किया जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है वो गेहूं पर। और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलाग हैं। और भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन है, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ये क्लियर है, लेकिन किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये बात आपको याद रखनी है। भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो ये लौह अयस्क जो है यह गोंडवाना लैंड आप भारत का क्षेत्र है। और गोंडवाना क्रम जो शैलें हैं वो हम कह सकते हैं लौह अयस्क जो पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, वो गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो गोंडवाना क्रम। क्वेश्चन नंबर 37, उच्चतम लवणता कहाँ पर पाई जाएगी? तो उच्चतम लवणता पाई जाती है यहाँ पर एक झील है जो है वॉन झील कहलाती है, और ये है टर्की की वॉन झील है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि टर्की की वॉन झील में कितने प्रतिशत लवणता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ पर हुआ है? तो एक सरयू पार मैदान है वहाँ पर हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आए भले ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो किस राज्य में होती है? सबसे ज़्यादा सिंचाई पंजाब हरियाणा में। और भारत में सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल पंजाब करता है। और भारत में सबसे कम रासायनिक उर्वरक मणिपुर करता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में नलकूप छोड़ो, भारत में सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका है? नहर है, नलकूप है,
तालाब है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपकी नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेगा जो मृग तृष्णा है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे रेगिस्तान में कोई जीव जंतु है वो पानी की तलाश में जाता है तो उसको दूर से दिखाई देता है कि वहाँ पर पानी होगा, जैसे ही पहुँचता है तो फिर उतनी दूर से दिखाई देने लगता है कि वहाँ पर पानी होगा। ये क्या होता है? ये मृग तृष्णा की बात करता है, यहाँ पर उसको संशय हो जाता है। जैसे हम चलते हैं ना, डामर रोड पर चलते हैं तो उसमें हमें सामने दिखाई देता है अरे पानी भरा है, और फिर आगे पहुँचते कुछ नहीं होता है। तो यही क्या है? यही दोस्त मृग मरीचिका की बात करते हैं। भारत में प्रथम बार रेलवे जो है स्टार्ट हुई, यानी रेल स्टार्ट हुई 1853 में मुंबई टू थाने के बीच में 34 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। और नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। और भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश में कौन सा अग्रणी है? उत्तर प्रदेश अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में यहां पर स्थित हो जाएंगी। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार में स्थित है, राजधानी पटना है। और यहाँ की जो शोक नदी है वो है कोसी नदी, कोसी रिवर। क्लियर है? चलिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खनन अनुसंधान इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोयला, मैग्नीज, तांबा, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाली जाती हैं। सबसे ज़्यादा कोयला मात्रा में निकाला जाता है। खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पूरी केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, सेंट्रल जो पूरा अनुसंधान है, ठीक है ना, इन्वेंट किया जाता है, तो यहाँ धनबाद में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, 11 से 12 देशों में फैला हुआ ये मरुस्थल है, वहाँ के क्षेत्र में, ठीक है ना, अफ्रीका के क्षेत्र में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो तिरुअनंतपुरम। कहाँ पर है? तिरुअनंतपुरम में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी हम कहें नॉर्थ पोल पर, दक्षिणी पोल यानी साउथ पोल पर मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अपन कहेंगे कि भाई ये वाला ग्लोब है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं तो ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ये खड़ी रेखाएं लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, यानी देशांतर। और जो हम कहते हैं भाई ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ऐसी ऐसी रेखाएं जो खींची जाती हैं इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? राजस्थान नहर निकलती है सतलज नदी से। क्लियर है? भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। क्लियर है? याद रखिएगा। तो ये 50 क्वेश्चन अपन ने कितने मिनट में किए हैं? मात्र 12 मिनट में। ये तो कैसे संभव हो सकता है? 12 मिनट के अंदर अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए। बहुत अच्छे, जबरदस्त। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।